नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, पहलगाम के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन पार्लियामेंट का, भारतीय संसद का मानसून सेशन शुरू हो गया। और ये बिल्कुल अपेक्षित था। ये बिल्कुल अपेक्षित था कि ये सेशन में जो कुछ बातें पिछले 2 महीने से मीडिया में चल रही है, छोटी मोटी चीजों पर बवाल खड़ा कर दिया जा रहा है, उसका बवाल पार्लियामेंट में भी खड़ा किया जाएगा। जिस ढंग से ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद, यानी उसका युद्ध विराम घोषित होने के बाद राहुल गांधी ने छेड़ी थी कि कितने राफेल गिराए गए, यानी हम जीते या नहीं, हारे या नहीं, डायरेक्टली हमारे हवाई जहाज कितने गिराए गए। अगर भारत के हवाई जहाज हमारा दुश्मन देश गिराता है तो उसका तो प्रचार करेगा, एडवर्टाइज करेगा। लेकिन पाकिस्तान भी नहीं बोल रहा है, ना सबूत दिखा रहा है कि हमने इंडिया के हवाई जहाज देखो ये गिराया है, वो गिराया है। आज छोटी छोटी बातों का मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करके अगर वायरल किया जाता है, लेकिन इतना दिमाग राहुल गांधी के पास है कहाँ? भाजपा वाले मजाक मजाक में बोलते हैं कि राहुल गांधी बीजेपी का स्टार प्रचारक है, स्टार कैंपेनर है। तो क्यों बोलते हैं, ये हमें ऐसे पता चलता। 2019 के चुनाव में मोदी जी जब लोकसभा दूसरा चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त बीजेपी ने एक टैगलाइन बनाई थी, घोषणा कर दी थी कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन अब लगता है कि राहुल गांधी है इसीलिए तो मोदी को सब कुछ मुमकिन है। मोदी दुनिया को झुका सकते हैं जब तक भारत में उनके सामने राहुल गांधी जैसा विपक्ष का नेता खड़ा है। क्योंकि जब तक आपका विपक्ष दुबला रहेगा और राहुल गांधी उसको दुबला रखने की और ज्यादा से ज्यादा दुर्बल करने की कोशिश करेंगे, उतने मोदी स्ट्रांग हो जाएंगे। अब देखो, 1 साल हो गया 2024 के लोकसभा चुनाव को। 2023 के जून में, पूरे 1 साल पहले, मोदी को हटाने के लिए INDIA या इंडी अलायंस बनाई गई। पटना से शुरू होकर 4-6 बेंगलोर या महाराष्ट्र, मुंबई या दिल्ली वगैरह वगैरह मीटिंगें हुई, सम्मेलन हुए, और आखिर में मोदी का बहुमत खत्म करने में इंडी अलायंस सक्सेसफुल हो गई। और उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई थी कि मोदी की सरकार चलेगी तो कब तक चलेगी। किसी भी दिन नीतीश कुमार और नायडू अगर एनडीए से निकल जाएंगे, उनका मोदी से झगड़ा हो जाएगा, तो सरकार गिर जाएगी। बोला जा रहा था ना, क्योंकि बीजेपी के पास पहले 2 चुनाव में जो हुक्मी अपना अपना बहुमत था, गारंटेड बहुमत था, वो 2024 में मोदी जी गवा बैठे थे, 240 पर आकर रुक गए थे। और एनडीए के बहुमत पर उन्होंने एक गठबंधन सरकार बनाई है। लेकिन गठबंधन सरकार चलाने का कोई भी अनुभव मोदी के पास नहीं है, और इसलिए नीतीश को और नायडू को संभालना या बाकी पार्टियों को, दलों को संभालना मोदी के बस की बात नहीं है, ये बोला जाता था। लेकिन जिस ढंग से साल भर में मोदी ने काम किया, और जितने एग्रेसिव मोदी पहले 10 साल में नहीं थे, वो पिछले 1 साल में दिखाई दिए, तो भूल गए विपक्षी कि भाई ये तो अपना बहुमत जिसके पास नहीं, ऐसा प्राइम मिनिस्टर है। भूल गए। ये पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं। और ये सब राह देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे
कि कब नीतीश और नायडू गुस्सा होकर एनडीए छोड़कर बाहर निकलेंगे। एनडीए का गठबंधन कभी भी टूट सकता है, ऐसा बोला जा रहा था। लेकिन एक साल के बाद हम क्या देख रहे हैं कि जो मोदी को रोकने के लिए 2023 में बना इंडिया अलायंस का गठबंधन है, उसकी मीटिंगें तक नहीं हो रही है। और एक के बाद एक इंडी अलायंस के जो दल है वो इंडी अलायंस से तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, राहुल गांधी से परेशान हो चुके हैं। कल परसों की बात है, कल परसों की बात है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के जो जनरल सेक्रेटरी है डी राजा, वो राहुल गांधी पर गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हो गए? क्योंकि केरला में किसी मीटिंग में, किसी कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कम्युनिस्ट पार्टी लेफ्ट फ्रंट और आरएसएस की तुलना कर दी, कंपैरिजन कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि जितना इंडियन डेमोक्रेसी को आरएसएस से धोखा है, उतना ही लेफ्ट फ्रंट से, सीपीआई सीपीएम से धोखा है। एक बात साफ है कि केरला में जो कम्युनिस्ट पार्टी है, लेफ्ट फ्रंट है, वो कांग्रेस के साथ नहीं है। बंगाल में होगी या मद्रास में, तमिलनाडु में होगी या और कहीं होगी, लेकिन केरल में नहीं है। लेकिन जहां ऐसी बात होती है वहां एक एक साइड संभालनी पड़ती है कि भाई इस राज्य में भले हम साथ साथ नहीं है, लेकिन जहां हम इंडिया अलायंस करके खड़े होते तब अपने मित्र दल के लिए तकलीफ ना हो। जैसे राहुल गांधी महाराष्ट्र में, मुंबई में आकर स्वातंत्र वीर सावर के खिलाफ अनाप शनाप बकते हैं, उससे उद्धव ठाकरे और उनकी उबाठा शिवसेना पार्टी के लिए तकलीफ खड़ी हो जाती है। बार बार सवाल पूछे जाते हैं कि आप तो सावरकर जी को मानते हो और राहुल गांधी सावरकर का अपमान करते तो आप चुपचाप रहते, तो आप कैसे हिंदुत्ववादी है? उद्धव ठाकरे को हिंदुत्ववादी होना राहुल गांधी ने मुश्किल करके रखा है। और इसलिए एक एक करके आम आदमी पार्टी की वही बात है, ममता की वही बात है। तो अपोजिशन के नेता राहुल गांधी बने हैं, वो बात ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट में भी राहुल गांधी सबको साथ लेके चलते नहीं। वो हर बात कर उठकर खड़े हो जाते हैं। और अपोजिशन लीडर खड़ा होता है तो बाकी अपोजिशन के जितने मेंबर हैं, 200 से ज्यादा कुछ हो गए, उनको बात करना मुश्किल हो जाता है। तो मतलब ये है कि राहुल गांधी के कारण बाकी जो विरोधी दल है उनको बोलने का अवसर तक नहीं मिलता, और खुद राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं देते। मुझे तो वो शोले फिल्म की बसंती, क्या उसका, हेमा मालिनी की याद आती है। वो जो रामपुर स्टेशन पर वगैरह उतरकर धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन को टांगे पर बिठाकर लेके जाती है, तो इतनी बकवास बड़बड़ बड़बड़ बकैती करती है और आखिर में खुद ही बोलती है कि देखो इतनी बातें की, लेकिन मैंने आपका नाम ही नहीं पूछा, मैंने आपका अपना नाम ही आपको नहीं बताया। तो उपरोध में अमिताभ बच्चन बोलता है, बसंती तुम्हारा नाम क्या है बसंती, यानी नाम लेकर ही नाम पूछते हैं। इतना मजाक हेमा मालिनी का उस फिल्म में उड़ाता हुआ दिखाई दिया है, तो राहुल गांधी की बात अलग कहाँ है? वो हर जगह सिर्फ बोलते रहते और फिर भी कहते कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता। अब ऐसा अगर अपोजिशन का लीडर है तो सत्ता में बैठे, हुकूमत में बैठे लोग जो है उनके लिए उनका काम आसान हो जाता है, क्योंकि अपोजिशन का सबसे बड़ा नेता, प्रमुख नेता ही अपोजिशन यूनिटी का सत्यानाश कर रहा है। तो सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनके लिए एकजुट होकर लड़ने वाला विपक्ष बचता ही नहीं। अपोजिशन के आज जो अलग अलग पार्टियां, दल है, वो राहुल गांधी से परेशान है। जितने
प्रधानमंत्री या बीजेपी के नेताओं से अलग अलग विपक्ष के दल नाराज या परेशान नहीं है, उतने राहुल गांधी से हैरान है कि ये कब चुप बैठेंगे। और आपने देखा है राहुल गांधी को पार्लियामेंट में देखा होगा, जो कॉन्फिडेंस दिखाई देता है कि बातें करेंगे पागल जैसे, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट। मुझे कहने में थोड़ा अजूब अजीब लगता है, लेकिन बोलना जरूरी है। अभी अभी मैं 3 हफ्ते के लिए अमेरिका गया था। मेरी नाती ने 5 साल की है, 5 साल की है। वो अलग अलग ये कार्टून फिल्म देखती है टीवी पर या कंप्यूटर पर, और उससे अंग्रेजी की जो भाषा वो सुनती है, वो अंग्रेजी में उसी टोन में, अमेरिकन टोन में बोल देती है, अमेरिकन शैली में। तो हम गए थे, वो हर जगह किसी भी गोरे से या अमेरिकन इंसान से, औरत हो या महिला हो पुरुष हो, किसी से भी अंग्रेजी में बोलना, अमेरिकन टोन में बोलना शुरू कर देती थी। और जो बातें करती थी सामने वाले को कुछ भी समझ में नहीं आता था, फिर भी इतनी छोटी बच्ची बोल रहे, इसलिए वो तो रिस्पॉन्ड करते थे। मुझे याद है डलास एयरपोर्ट पर हमको 4-5 घंटे रुकना था, तो वहां एक गोरी महिला से, 50 साल से अधिक उम्र की महिला से उसने बात छेड़ दी, और 1 घंटे तक दोनों बात कर रही थी। मैं सुन रहा था, मेरी समझ में आ रहा था कि वो औरत है बेचारी, उसको कुछ पता नहीं चल रहा था ये बच्ची क्या बोल रही है, लेकिन ये बच्ची बोल रही है, वो गोरी महिला एंजॉय कर रही है। तो राहुल गांधी उस हमारी नातिन जैसे, वो बोलते रहते लेकिन उनको भी पता नहीं क्या बोल रहे, अलग अलग स्टोरिया वो बच्ची बनाती है, कुछ भी बनाती है। राहुल गांधी बिल्कुल उसी तरीके से अगर राजनीति में बोलते रहे तो अपोजिशन का नाक कटना तो पॉसिबल है नहीं, होता ही रहता है। और इसलिए विपक्ष के अलग अलग दल जो है वो राहुल गांधी से परेशान हो गए, हैरान हो गए कि अब क्या करे इस इंसान का। और इसलिए एक एक करके इंडी अलायंस टूट रही है। एक बात साफ है कि जो इंडी अलायंस में दाखिल हुए अलग अलग दल है, वो क्षेत्रीय दल है ज्यादा से ज्यादा। और ये सब क्षेत्रीय दल जो है वो ओरिजिनली बीजेपी जैसे ही छोटे छोटे दल थे, एक एक राज्य में उनकी ताकत थी, उससे वो बड़े हो गए राज्य के लिए। लेकिन बीजेपी एक समय में 3-4 राज्यों में थी, उसका फायदा उठाते हुए और आरएसएस का संगठन करने की जो क्षमता है उसके कारण देखते देखते 20 राज्यों में बीजेपी फैल गई। बाकी दल दल जो है उनके पास आरएसएस जैसा संगठन नहीं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो जिस जिस ढंग से अलग अलग पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हो गई, वैसे ही 20 राज्यों में बीजेपी भी एक तरीके से क्षेत्रीय दल थी। तो इस कारण दिखने में लगता है कि 20 राज्यों में है तो ऑल इंडिया पार्टी है। तो बीजेपी एंटी कांग्रेस करके खड़ी हो गई, और जो अन्य क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ है वो भी एंटी कांग्रेस करके अपने अपने राज्य में खड़े हुए। तो जब राज्य का सवाल आता है, एक स्टेट का पॉलिटिक्स होता है, उसमें उनको कांग्रेस के खिलाफ रहना चाहिए, नहीं तो वो उनको कांग्रेस खा जाएगी। ये कांग्रेस को खाकर ही पैदा हुए, बड़े हुए। तो इसलिए उनका कांग्रेस के साथ जाना ही गलत था। लेकिन अगर वो साथ आ रहे तो उनको संभल के अपना पॉलिटिक्स चलाना कांग्रेस के लिए भी जरूरी था। ये राहुल गांधी के दिमाग में नहीं आ रहा है, और इसलिए राहुल गांधी जो राजनीति करते हैं उससे मोदी का या बीजेपी का नुकसान नहीं होता, उल्टा राहुल गांधी मोदी जी के लिए हर चुनाव और हर पॉलिटिक्स आसान कर देते। आपको याद होगा उन्होंने राफेल कितने गिरे सवाल पूछा, और सबसे पहले उस पर रिएक्ट हो गए तो शरद पवार हो गए थे कि ऐसे सवाल सुरक्षा के बारे में गंभीर होते नहीं पूछने चाहिए।
दूसरी बात है कि अलग अलग पार्टियों के डेलीगेशन बनाकर मोदी जी ने उनको दुनिया भर भेज दिया, जिसमें डीएमके की कनिमोझी थी, एनसीपी की सुप्रिया सुळे थी, कांग्रेस के शशि थरूर थे। तो इनको अगर सामने लाकर खड़ा कर दिया है तो ये पार्टियां अब हंगामा पार्लियामेंट में करके भी सवाल क्या पूछ सकते हैं? दुनिया को बताने के लिए आपकी ही पार्टी के लीडर्स दुनिया भर 15 दिन घूमे, दुनिया को समझाया इसने कि हमने क्या किया है, हमने ऑपरेशन सिंदूर क्या किया है। तो सरकार को पूछने की जरूरत क्या है? अपनी ही पार्टी से बात करो, अपनी जो दुनिया को समझाने गए थे वो पार्टी लीडर से बात करो। तो जो गेम मोदी करना चाहते, अमित शाह करना चाहते, वो कर लेते और राहुल गांधी उनके ट्रैप में फंस जाते। तो इसलिए मोदी जी अकेले होते और उनके सामने अगर शशि थरूर, मनीष तिवारी या गुलाम नबी आजाद इनके जैसे अपोजिशन लीडर होते तो मोदी जी के लिए पॉलिटिक्स जितना मुश्किल होता उतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि राहुल गांधी अपोजिशन लीडर है। इसलिए मैं बोलता हूं कि जो बात मोदी जी के लिए मुश्किल है, तो जब तक राहुल गांधी विपक्ष का नेता है तब तक मोदी के लिए हर चीज मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।